गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी क्लासेस जालोर। आज का अपना 12th क्लास बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 10वां है। 12th क्लास की बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। उसके बारे में मैंने 9 लेक्चर बना लिए हैं और अपना 10वां लेक्चर जो है वो गाइनोशियम के पार्ट्स को लेकर के है। अपना जो 10वां लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर जो है हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, एम्ब्रियो सेट एंड डबल फर्टिलाइजेशन। इन 5 टॉपिक को आज हमें बेहतर तरीके से समझना है। सबसे पहले मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है उससे मेगा स्पोर बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। मान लो एक सेल है, ये सेल 2n सेल है, इसको हम कहते हैं MMC यानी मेगा स्पोर मदर सेल। इस मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर जैसे ही मियोसिस होगा तो मियोसिस के बाद में ये मेगा स्पोर बनाएगी। 4 मेगा स्पोर बनेंगे जिसमें अल्टीमेटली एक मेगा स्पोर वेल डेवलप रहेगा और 3 मेगा स्पोर जो है फिजिकल कंपटीशन के कारण नष्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा शब्द हमेशा फीमेल के लिए आते हैं, माइक्रो शब्द हमेशा मेल के लिए आते हैं। सेकंड कंडीशन है मेगा गैमेटोजेनेसिस। जब ये मेगा स्पोर जो कि बना है, ये मेगा स्पोर आगे जाकर के जब गैमेट बनाता है, फीमेल गैमेट बनाता है, जब ये मेगा स्पोर आगे जाकर के फीमेल गैमेट बनाएगा तो इस फीमेल गैमेट के बनने की प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? गैमेटोजेनेसिस या मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम MMC is called mega sporogenesis and process of formation of female gamete from mega spore is called mega gametogenesis. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के बारे में ऑलरेडी है मेंशन कि ओव्यूल क्या चीज़ होती है। किसी ओवरी के अंदर, फीमेल की ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिसमें फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, जिसमें एम्ब्रियो सेट प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं ओव्यूल्स। अब ओव्यूल का डायग्राम आपको सामने दिख रहा है, ये एक ओव्यूल का डायग्राम है। बट ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल को हम टिपिकल ओव्यूल कहते हैं, एनाट्रोपस। बट एंजियोस्पर्म के अंदर अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह के ओव्यूल्स पाए जाते हैं जो उसके टाइप पड़ेगा। एम्ब्रियो शेप की बात करें, इसी ओव्यूल में बीच में आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो बीच में स्ट्रक्चर दिख रही है, इस स्ट्रक्चर को, ये जो बीच वाली स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सेट। एम्ब्रियो सेट का मतलब होता है फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें फीमेल गैमेट और अलग दूसरी सेल्स पाई जाती है। लेकिन इस प्लांट के अंदर ये भी खासियत है कि इस प्लांट के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो भी अलग अलग तरह का होता है। अलग अलग प्लांट्स में एम्ब्रियो सेट या फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग तरह का होता है, उसके भी हम टाइप्स पढ़ेंगे। और फिर नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन, यानी एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि 2 मेल गैमेट एक फीमेल गैमेटोफाइट में जाकर के अलग अलग तरीके से अलग अलग सेल को फर्टिलाइज करते हैं एक ही टाइम में, इसलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो टॉपिक की शुरुआत होती है मेगा स्पोरोजेनेसिस। अभी बताया था कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या चीज़ होती है। मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है कि जब भी कोई 2n मेगा स्पोर मदर सेल, उसके अंदर मियोसिस होगा, तो मियोसिस के बाद में वो मेगा स्पोर बनाएगी। कितने मेगा स्पोर बनाएगी? 4, लेकिन 3 डेस्ट्रॉय हो जाएंगे, एक मेगा स्पोर ही सर्वाइव करेगा। तो इसको हम कहते हैं मेगा स्पोर। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MMC इनटू मेगा स्पोर। जब मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनता है मियोसिस के द्वारा, तब इसको हम किस नाम से जानते हैं? तब इसको हम कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंदर होता क्या है, जैसे हमारे पास एक ओव्यूल है। फॉर एग्जांपल्स मैं आपको डायग्रामेटिक समझाता हूँ। हमारे पास एक ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर यहाँ पर एक रेड कलर की स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। इस रेड कलर के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूसेलस। इसको क्या कहते हैं? न्यूसेलस। अब ये कह रहा है कि न्यूसेलस के बाहर कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है, आउटसाइड कौन सी चीज़ प्रेजेंट है? इंटेग्यूमेंट। तो देखो ये रेड कलर की जो स्ट्रक्चर है इसको न्यूसेलस कहते हैं। इस न्यूसेलस के बाहर ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली,
इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। फिर इसमें इंटेग्यूमेंट्स आगे कितने भागों में डिवाइड है, 2 भागों में, आउटर और इनर। इसका मतलब इंटेग्यूमेंट 2 भागों में डिवाइड होता है, बाहर वाले को कहते हैं आउटर और अंदर वाले को कहते हैं इनर। ये न्यूसेलस के बाहर की स्ट्रक्चर्स होती है। अब न्यूसेलस के अंदर की स्ट्रक्चर्स की बात करें तो न्यूसेलस के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती है वो एक सेल बनाती है, आर्ची-स्पोरियल सेल। ये न्यूसेलस है रेड कलर का, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये जो सेल है इसको कहते हैं आर्ची-स्पोरियल सेल। ये आर्ची-स्पोरियल सेल बाद में डिवाइड होकर के 2 सेल बनाती है, एक को हम कहते हैं पीपीसी और एक को कहते हैं पीएससी। पीपीसी का मतलब होता है प्राइमरी पैराइटल सेल और पीएससी का मतलब होता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये जो पीपीसी है ये आगे जा कर के डीजेनरेट हो जाती है, इसमें कोई विशेष फंक्शन नहीं है, लेकिन जो पीएससी है ये बनाती है आगे जा कर के एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल क्या बनाएगी, मेगास्पोर सेल बनाएगी। यानी ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है कि देखिए सबसे पहले एक ओव्यूल में न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस के बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट्स, जो आउटर इनर में डिफ्रेंशिएट है। न्यूसेलस के अंदर वाले भाग को कहते हैं हम आर्ची-स्पोरियल सेल। ये आर्ची-स्पोरियल सेल जो है वो आगे जा कर के डिफ्रेंशिएट होती है और क्या बनाते हैं, पीपीसी और पीएससी, प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल गेट डीजेनरेट और can make important layer of the ovules, but primary sporogenous cell PSC further converted into MMC, and MMC divided by meiosis and finally to form megaspore, जिसकी वजह से आगे जाके megaspore बनते हैं। There are 4 megaspore initially formed, but due to physical competition only one of the megaspore to be survive and other get degenerates। अपनी थ्योरी आगे दी हुई है, जो भी हमने बताया मेगास्पोरोजिनस में उसकी थ्योरी है कि देखो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीमोडियम सेल ऑफ ओव्यूल डेवलप इनटू आर्ची-स्पोरियल सेल। हमारे पास एक ओव्यूल है, फॉर एग्जांपल्स हम एक डायग्राम बनाते हैं ओव्यूल का एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये एक ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर यहाँ पर एक न्यूसेलस है, ये है न्यूसेलस। तो इस न्यूसेलस के आसपास एक प्रीमोडियम सेल होती है, वो प्रीमोडियम सेल जो है इस न्यूसेलस के पहले एक प्रीमोडियम सेल होती है, ये प्रीमोडियम सेल डिवाइड होती है और पहली सेल बनाती है आर्ची-स्पोरियल सेल। ये जो आपको अंदर जो ब्लू कलर की सेल दिख रही है इसको हम कहते हैं आर्ची-स्पोरियल सेल, जो कहाँ से डेवलप हुई, ये डेवलप हुई प्रीमोडियम सेल से। लेटर आइदर दिस सेल डायरेक्टली डेवलप इनटू मेगास्पोर मदर सेल और डिवाइडेड इनटू पीपीसी। अब ये जो अंदर ब्लू कलर की सेल है जिसको हम आर्ची-स्पोरियल सेल कहते हैं, ये सेल या तो खुद आगे जाकर के मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी, या फिर ये सेल जो है 2 भागों में डिवाइड होती है, पीपीसी यानी प्राइमरी पैराइटल सेल और पीएससी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। फिर ये पीएससी जो है वो क्या बनाएगी, एमएमसी बनाएगी। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, इस डायग्राम यहाँ पर जो चीज़ स्ट्रक्चर दिख रही है, इस स्ट्रक्चर में देखिए, इस स्ट्रक्चर के अंदर देखो ये जो आर्ची-स्पोरियल सेल है, ये सेल या तो खुद बनाएगी, ये सेल खुद या तो आगे जाकर के कन्वर्ट होती है मेगास्पोर मदर सेल, या फिर ये 2 भागों में डिवाइड होती है, एक को हम कहते हैं पीएससी, एक को कहते हैं पीपीसी। फिर ये पीएससी जो है वो फिर बनाती है एमएमसी। तो आइदर आर्ची-स्पोरियल सेल कन्वर्टेड इनटू एमएमसी और इट differentiated into PPC and PSC, and PSC further differentiated into MMC। उसके बाद PPC और प्राइमरी पैराइटल सेल आइदर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूसेलर टिश्यू और इंटेग्यूमेंट्री टिश्यू और गेट डीजेनरेट। अभी बताया था कि जो PPC है प्राइमरी पैराइटल सेल वो या तो न्यूसेलर के आसपास के टिश्यू बनाएंगे, इंटेग्यूमेंट्स के टिश्यू बनाएंगे या डीजेनरेट हो जाएगी। वही PSC प्राइमरी स्पोरोजिनस जो टिश्यू है वो मेगास्पोर मदर सेल बनाती है, जो आगे जाकर के मियोसिस से क्या बनाएंगी, मेगास्पोर बनाएंगी। ओनली चैलेजल एंड साइड मेगास्पोर रिमेन सर्वाइव आउट ऑफ ऑल 4 अदर गेट डीजेनरेट। एक ओव्यूल का डायग्राम पहले से हमने बता रखा है। अगर हम एक ओव्यूल के डायग्राम की बात, जैसे एक डायग्राम है, ये हमारे पास एक ओव्यूल है, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक ओव्यूल है। इस ओव्यूल के अंदर आपको दिख रहा है कि इस ओव्यूल में आपको क्या देखने को मिलता है, ये वाला जो भाग है, इसको कहते हैं चैलेजा। इस ओव्यूल में इस भाग को हम कहते हैं चैलेजा और इस भाग को कहते हैं
माइक्रोपाइल। ये जो अंदर स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली अंदर जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इनिशियली इसके अंदर एक ही सेल होती है जिसको हम कहते हैं MMC, मेगा स्पोर मदर सेल। उसके बाद में ये मेगा स्पोर मदर सेल इसके अंदर 4 सेल बनाती है, 4 सेल बनाती है जिसको हम कहते हैं मेगा स्पोर। अभी बताया था कि 4 मेगा स्पोर बनते हैं। मान लो इसके अंदर 4 मेगा स्पोर बन गए, तो 4 में से 3 मेगा स्पोर डीजनरेट हो जाते हैं और एक ही मेगा स्पोर बचता है। अब ये कह रहा है कि ये मेगा स्पोर किस साइड का बचेगा। 4 मेगा स्पोर में से जो एक मेगा स्पोर रह जाता है वो कौन सी साइड का मेगा स्पोर सर्वाइव करेगा, तो हम कह सकते हैं कि चैलेजल साइड का। चैलेजा ओविल में इस साइड है, इसका मतलब इस साइड का जो मेगा स्पोर है वो सर्वाइव करेगा, बाकी मेगा स्पोर जो है वो डीजनरेट हो जाएंगे। तो मेगा स्पोर कौन सा सर्वाइव करता है, हमेशा सर्वाइव करेगा चैलेजल साइड का। अब पढ़ते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनने का प्रोसेस। जो हमने MMC बनाया, इस वाले डायग्राम ऊपर वाले जो ऊपर वाला जो MMC वाला, देखो ये आपको जो सेल दिख रही है MMC, इस MMC सेल से जब फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, इस MMC सेल से जब फीमेल गैमेटोफाइट बनता है तो यहाँ तक की जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट बनना, मेगा गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फीमेल गैमेट्स बनना। इट इज़ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसाइट फ्रॉम सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर। हमेशा एक सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर जो है वो गैमेट बनाने का काम करता है। दिस सेल एनलार्ज एंड अंडरगो 3 फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिविजन्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स। ये सेल कैसे बनाएगी, देखो इधर हम प्रोसेस को वापस समझाते, इस डायग्राम को हम यहाँ वापस समझाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 2N सेल है, इस 2N को सेल को हम कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। 2N सेल है, इस 2N सेल को हम हमारे पास एक 2N सेल है, इस 2N सेल को हम कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। ये मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस करती है, इसके अंदर होता है मियोसिस। मियोसिस के बाद ये बनाते हैं मेगा स्पोर। मेगा स्पोर बनाएंगे तो MMC से मेगा स्पोर तक की जो बनने का प्रोसेस है इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब ये मेगा स्पोर आगे डिवाइड होंगे तो इसके अंदर माइटोसिस होगा। यहाँ पर कौन सा डिवीज़न होता है, माइटोसिस। जैसे इसमें माइटोसिस होगा तो पहले इसमें एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 2 से फर्दर कितने बनेंगे, 4 से फिर बनेंगे 8, और 8 बनने के बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी कि 3 न्यूक्लियस ऊपर रह जाएंगे, 3 न्यूक्लियस नीचे और 2 बीच में हो जाएंगे। यानी 8 न्यूक्लियस में 4 तो है अप साइड और 4 है डाउन साइड, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ऊपर से एक न्यूक्लियस और नीचे से एक न्यूक्लियस आकर के बीच में सेटल हो जाएगा और बनाएगा सेंट्रल सेल। ऊपर 3 न्यूक्लियस हो गए जिन्होंने बनाया एंटीपोडल सेल, नीचे 3 न्यूक्लियस है जिन्होंने बनाया एग एपरेटस। इस तरह से हमारे पास जो है मेगा स्पोर से, ये है मेगा स्पोर, यहाँ से लेकर के ये मेगा स्पोर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। 4 न्यूक्लियर लोकेटेड टूवर्ड चैलेजल साइड वाइल अदर 4 न्यूक्लियर लोकेटेड टूवर्ड माइक्रो। देखो 4 न्यूक्लियस तो चैलेजा की तरफ है और 4 न्यूक्लियस जो है वो माइक्रोपाइल की तरफ है। 1 न्यूक्लियर फ्रॉम ईच साइड मूव टू मिडल आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियर। एक न्यूक्लियर बीच में आ जाती है और बीच में आने के बाद बनाती है पोलर न्यूक्लियर। दीज पोलर न्यूक्लियर लेटर गेट फ्यूज टू फॉर्म सेंट्रल सेल विच इज़ कॉल्ड डिप्लॉयड सेल। अब ये जो सेल बनाई जो पोलर न्यूक्लियर के मिलने से बनी है इसको कहते हैं हम सेंटर वाली सेल, और वो डिप्लॉयड होती है। न्यूक्लियर ऑफ चैलेजल एंड मेक इटसेल्फ एज एंटीपोडल सेल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियोसाइट। न्यूक्लियर ऑफ माइक्रोपाइलर एंड मेक इटसेल्फ एज एग एपरेटस। और इस टाइप से हमारे पास एम्ब्रियोसाइट बना जिसको हम कहते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसाइट, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटेड और पॉलीगोनम टाइप का जो है एम्ब्रियोसाइट ये बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हमने जो है बताया कि
मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस किस तरह से जो है कंप्लीट होती है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसके अंदर सारा प्रोसीजर्स बताए हुए हैं। इस डायग्राम के अंदर जो है ये बताया हुआ है कि किस तरह से मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है और मेगा गैमेटोजेनेसिस होता है। देखो जो फर्स्ट डायग्राम दिख रहा है उसके अंदर हमारे पास एक डिप्लॉइड सेल है। ये एक डिप्लॉइड सेल है जिसको हम कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल MMC। इसके अंदर हुआ मियोसिस। इस मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस हुआ। जैसे मियोसिस होता है तो आपके पास 4 मेगा स्पोर बनते हैं। इन 4 मेगा स्पोर में से 3 मेगा स्पोर डी जनरेट हो जाते हैं। जैसे देखो ये 1, 2 और 3 ये मेगा स्पोर डी जनरेट हो गए। एक मेगा स्पोर जो है वो आगे जा कर के मेगा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस शुरू करता है। जैसे मेगा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस शुरू होता है तो इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होता है। फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस का मतलब होता है ऐसा माइटोसिस जिसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी जिसमें केंद्रक का विभाजन होगा लेकिन कोशिका भित्ति जो है वो नहीं बनेगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो इसकी वजह से जैसे इसमें माइटोसिस हुआ तो पहले एक न्यूक्लियस था, ये एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर के 2 बन गए, 2 के बाद 4 न्यूक्लियस बने और 4 न्यूक्लियस के बाद में 8 न्यूक्लियस बने। ये 8 न्यूक्लियस में से 3 न्यूक्लियस ऊपर रह गए, इसको हमने नाम दिया एंटीपोडल सेल, जो बाद में साइटोकाइनेसिस कर लेते हैं। नीचे 3 न्यूक्लियस जो है वो एग एपरेटस बनाते हैं। एग एपरेटस में आपको 3 सेल दिखती है, जिसमें एक सेल को तो कहते हैं एग सेल और लास्ट की जो 2 सेल है इसको कहते हैं सिनर्जिड्स। और फाइनली जो है बीच में जो 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं ये मिलकर एक सेंट्रल सेल बनाते हैं। इस तरह से हमारे पास एक कंप्लीट जो है एक फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलती है या एम्ब्रियो सैक देखने को मिलती है। ये फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक जो है वो 7 सेल और 2 और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। मतलब 7 तो कोशिका है, 3 ऊपर 3 नीचे और एक बीच में, जबकि न्यूक्लियस कितने हैं 8, 3 ऊपर 3 नीचे और बीच में जो न्यूक्लियस है वो कितने होते हैं 2। इस तरीके से सेकेंड डायग्राम NCERT से लिया हुआ है। ये डायग्राम भी मेगा गैमेटोजेनेसिस का है। किस तरीके से एक मेगा स्पोर जो है, मान लो एक मेगा स्पोर है हमारे पास, मेगा स्पोर एक हैप्लॉइड सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। पहला माइटोसिस होगा, एक न्यूक्लियस कितने बने 2, दूसरे माइटोसिस में न्यूक्लियस कितने बने 4, ठीक है, और उसके बाद में बने 8। अब जो 8 न्यूक्लियस बने इनमें से 3 तो ऊपर ही रहते हैं, इनमें से एक न्यूक्लियस बीच में आ जाता है। इधर नीचे वाले में 4 न्यूक्लियस है, उनमें से 3 ऊपर ही रहते हैं, एक बीच में आ जाता है। इस तरीके से 2 न्यूक्लियस बीच में हो गए जिसने बनाई सेंट्रल सेल, ये बनाई सेंट्रल सेल। ऊपर 3 न्यूक्लियस होते हैं जो आगे जाके एग एपरेटस यानी सिनर्जिड्स प्लस एग सेल बनाते हैं, और नीचे जो 3 न्यूक्लियस हैं उनको कहते हैं एंटीपोडल सेल। तो एक फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो एक्चुअल में जो है एक फीमेल गैमेटोफाइट एक्चुअली जो है वो 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट होता है, 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाला होता है। तीसरा जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो भी इसके डेवलपमेंट का ही है। जो आपको ए वाला डायग्राम दिख रहा है वो ओव्यूल के अंदर प्रीमोडियम का है, यानी ओव्यूल में सबसे पहली सेल जो MMC बनाएगी, जो PSC बनाएगी, PPC बनाएगी, ये सारी सेल का जो शुरुआत है वो प्रीमोडियम से होता है। डायग्राम बी जो है उसमें आपको दिख रहा है कि 2 टाइप की सेल दिख रही है, एक स्पोरोजिनस सेल जिसको हमने पहले PSC प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल नाम दिया था, और एक ऊपर वाली सेल PPC यानी प्राइमरी पैराइटल सेल नाम दिया था। तीसरा वाला डायग्राम है, इसमें आपको देखो ये 4 मेगा स्पोर देखने को मिल रहे हैं। इस डायग्राम के अंदर आपको 1, 2, 3 और 4 ये 4 मेगा स्पोर देखने को मिल रहे हैं। डायग्राम नंबर ए से डायग्राम नंबर C तक का जो प्रोसेस है इसको हम नाम देते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, क्योंकि इसके अंदर मेगा स्पोर सेल्स बन रही है। वही डायग्राम E, D, E, F, G, H और I, ये जो डायग्राम है यहाँ से यहाँ तक का, इस डायग्राम के अंदर आपको मेगा गैमेटोसिस देखने को मिलता है। इसके अंदर जो है फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से 3 डायग्राम जो है वो कम्प्लीटली मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोसिस चीज़ को समझा है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या चीज़ होती है इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर के बारे में हमने बता दिया था। एक बार डबल फर्टिलाइजेशन को हम रिकैप करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीजांड है, एक ओव्यूल है। ये ओव्यूल के अंदर है फीमेल गैमेटोफाइट, ये ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट। इस फीमेल गैमेटोफाइट के पास इसके चारों ओर एक
न्यूसेलस है, ये इसका न्यूसेलस है, ये है न्यूसेलस, ठीक है। उसके बाद इसके चारों ओर जो है वो इसके चारों ओर इसकी लेयर है, ये इसकी लेयर है जिसको हम कहते हैं ओव्यूल का इंटेग्यूमेंट्स, ये इसका इंटेग्यूमेंट्स है। ये तो हो गया इंटेग्यूमेंट्स, ये तो हो गया इंटेग्यूमेंट, ये हो गया न्यूसेलस, और उसके बाद ये हो गया आपके फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। यू नो वेरी वेल, फीमेल गैमेटोफाइट को हम एक और नाम से जानते हैं, एम्ब्रियोसैक। फीमेल गैमेटोफाइट को हम एम्ब्रियोसैक के नाम से भी जानते हैं, एम्ब्रियोसैक के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो एम्ब्रियोसैक है, पहले ही मैंने बता दिया था कि एम्ब्रियोसैक जो है वो 7 सेल वाला होता है, यानी 3 सेल ऊपर होती है जिसको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल, 3 सेल नीचे होती है जिसको हम कहते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस में 3 सेल है, देखो ऊपर वाली सेल को कहते हैं एग सेल और नीचे वाली 2 सेल को कहते हैं सिनर्जिड्स। एग सेल एक्चुअल में ऊपर नहीं है, ये इसके पास में ही होती है, लेकिन इसको हम बैक साइड से देखते हैं तो इसका एक भाग जो है ऊपर की ओर दिख रहा है। एग सेल और सिनर्जिड्स ये दोनों मिलकर के बनाते हैं एग एपरेटस, अंड उपकरण बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 6 सेल हो गई। एक सेल बीच में होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल। इस सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, या इसको पोलर न्यूक्ली के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से हमारे पास एक फीमेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर टोटल 7 सेल हैं और टोटल 8 न्यूक्लियस है। अब होता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर सबसे पहले होगा क्या कि एक पॉलन ट्यूब आएगी। फॉर एग्जांपल एक पॉलन ट्यूब आ रही है, ये एक पॉलन ट्यूब आई। पॉलन ट्यूब पॉलन ग्रेन से बनती है जिसके अंदर आपको 2 जो है मेल गैमेट देखने को मिलते हैं, पहला मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट। एक पॉलन ट्यूब है, इसमें आपको 2 मेल गैमेट देखने को मिलेंगे। अब ये पॉलन ट्यूब जो है इन मेल गैमेट्स को इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर भेजती है। तो डायग्राम की बात करें तो देखिए, जैसे ही ये पॉलन ट्यूब इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जाएगी, इसके अंदर एंट्री करेगी, जैसे ही ये इसके अंदर एंट्री करेगी तो सबसे पहले जो है यहाँ पर ये सिनर्जिड जो है वो नष्ट हो जाएगी। ये सिनर्जिड्स हो गए नष्ट, पहली सिनर्जिड्स नष्ट हो जाएगी और दूसरी जो सिनर्जिड्स है वो एक फिलीफॉर्म एपरेटस बनाती है। ये फिलीफॉर्म एपरेटस बनाती है, यानी एक फाइबर टाइप स्ट्रक्चर बनाती है जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। जैसे ही फिलीफॉर्म एपरेटस बनाते हैं तो ये जो पॉलन ट्यूब है वो पॉलन ट्यूब इसके अंदर यहाँ से एंट्री करते हुए बॉडी के अंदर जाती है। ये मान लो पॉलन ट्यूब यहाँ से अंदर चली गई, इसको ये पॉलन ट्यूब जो है यहाँ से फॉर एग्जांपल अंदर चली गई। ये पॉलन ट्यूब यहाँ से देखो इस टाइप से अंदर की ओर मूव करती है। अब एग एपरेटस की अगर बात करें तो एग एपरेटस मैंने अभी बताया था कि एग एपरेटस का निर्माण एग सेल और सिनर्जिड्स से होता है। सिनर्जिड्स की संख्या टोटल 2 होती है। एक सिनर्जिड्स तो पॉलन ट्यूब के पास में आने से, पहली सिनर्जिड्स तो पॉलन ट्यूब जैसे ही ओव्यूल्स के पास में आती है नष्ट हो जाती है, और दूसरी सिनर्जिड जो है पॉलन ट्यूब की एंट्री के टाइम नष्ट हो जाती है। तो अब इस फीमेल गैमेटोफाइट के पास यहाँ पर एक ही सेल रह जाती है, उस सेल को हम कहते हैं एग सेल। अब जैसे ही पॉलन ट्यूब अंदर आएगी, अभी बताया था कि पॉलन ट्यूब में कितने मेल गैमेट थे, 2। तो इस पॉलन ट्यूब में जो 2 मेल गैमेट थे, ये मेल गैमेट बॉडी के अंदर आते हैं और यहाँ पर इस टाइप से आ जाते हैं। अब ये मेल गैमेट जो है, जो इस कलर के जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है मेल गैमेट। हमारे पास अब ओव्यूल में 2 मेल गैमेट है, इसमें से एक मेल गैमेट तो इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज करता है, ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है इसके साथ फर्टिलाइज करता है, और दूसरा जो मेल गैमेट है वो इस एग सेल के साथ फर्टिलाइज करता है। तो ऊपर लिखा हुआ है कि एक मेल गैमेट तो एग सेल के साथ फर्टिलाइज करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगैमी, और उसकी वजह से स्ट्रक्चर क्या बनती है, एम्ब्रियो।
और दूसरा जो मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज करता है, यानी बीच वाली जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके साथ फर्टिलाइज करेगा। उसकी वजह से एक 3N स्ट्रक्चर बनती है ट्रिप, और इसको कहते हैं हम एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन और एक को हम कहते हैं सिनगैमी। तो ये ट्रिपल फ्यूजन, अब ट्रिपल फ्यूजन इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी ओव्यूल में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसमें वो पहले से ही 2 केंद्रक के द्वारा बना है, वो पहले से 2 न्यूक्लियस के द्वारा बना है, और अब एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस आ गया। तो टोटल कितने न्यूक्लियस हो गए? 3। इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। एक बार वापस ट्रिपल फ्यूजन को ढंग से समझाते हैं। तो देखिए ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में देखिए ये आपके पास जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये है एक फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम कहते हैं गायनोशियम। गायनोशियम का इतना सा जो भाग दिख रहा है ये है ओवरी। इस ओवरी के अंदर आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है, जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट, इस डायग्राम को ढंग से देखो। इस फीमेल गैमेटोफाइट के पास अभी बताया था कि ये फीमेल गैमेटोफाइट जो ये आपको स्ट्रक्चर तो दिख रही है ये फीमेल गैमेटोफाइट है। अभी बताया था कि ये कितने सेल की होती है? 7 सेल से बनी होती है और 8 न्यूक्लियस से बनी होती है। 7 सेल कौन सी है? तो देखो ऊपर में 1 2 3 सेल, नीचे भी पहली दूसरी तीसरी सेल, और बीच में एक पूरी एक सेल होती है। तो टोटल कितनी सेल हो गई? 7। न्यूक्लियस 8 है। ऊपर 3 सेल में 3 इंडिविजुअल न्यूक्लियस, नीचे जो है 3 सेल में 3 इंडिविजुअल न्यूक्लियस, टोटल 6 हो गए। बीच वाली जो सेल है उसमें कितने न्यूक्लियस है? 2। तो बीच वाली सेल जो है वो उसके साथ जब मेल गैमेट जुड़ता है, इस बीच वाली सेल के साथ जब मेल गैमेट जुड़ता है तो उस समय उस मेल गैमेट के जुड़ने की वजह से जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि पहले से सेंट्रल सेल 2 न्यूक्लियस से बनी है, जिन्हें इसमें 2 न्यूक्लियस जुड़े हुए, और अब तीसरा न्यूक्लियस जो है वो किसका हुआ? वो हुआ इस मेल गैमेट का। तो टोटल कितने फ्यूजन हो गए? 2। टोटल कितने फ्यूजन हो गए? 3। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर 3 बार फ्यूजन होता है, और इसी को हम लोग 3 न्यूक्लियस एक साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बीच वाली सेंट्रल सेल है वो ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा स्ट्रक्चर बनाती है 3N, क्योंकि पहले से 2 न्यूक्लियस है। तो ये सेल जो है पहले से 2N होती है, लेकिन मेल गैमेट के बाद आने से इसके अंदर 3 न्यूक्लियस हो जाते हैं, स्ट्रक्चर कैसे हो जाती है? 3N। तो इसकी वजह से जो है सेंट्रल सेल जो है बाद में मेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर के अपने आप को 3N बना देती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। अब इधर जो येलो कलर की सेल दिख रही है, एग सेल, इसके साथ एक दूसरा मेल गैमेट जुड़ता है। ये मेल गैमेट जुड़ेगा तो एग सेल N है और मेल गैमेट भी N है, इन दोनों के जुड़ने से बनेगा 2N कंडीशन। इस तरह से जो डायग्राम है, लास्ट वाला डायग्राम आपको दिख रहा है, जिसके अंदर देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में देखो 2 ब्लैक कलर के जो डॉट दिख रहे हैं, ये डॉट तो है पोलर न्यूक्लियस, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर सेंट्रल सेल के 2 न्यूक्लियस है। बीच में रेड कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये रेड कलर की स्ट्रक्चर एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस है। 3 न्यूक्लियस मिले, इन तीनों न्यूक्लियस के मिलने से अब स्ट्रक्चर बनी, जिसको हम कहते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो ट्रिपल फ्यूजन के बाद बने, और फाइनली ये क्या बनाएंगे? एंडोस्पर्म बनाएंगे। इधर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है जिसमें एक रेड कलर का न्यूक्लियस दिख रहा है, ये है मेल गैमेट का न्यूक्लियस, और ब्लैक कलर का न्यूक्लियस है ये एग सेल का न्यूक्लियस है। ये दोनों जुड़े तो N+N 2N स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं जाइगोट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जाइगोट। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट होती है और ये सारा प्रोसेस होता है। तो हमने कहा कि एक फर्टिलाइजेशन ऐसा है जिसको हम किस नाम से जान रहे हैं? सिनगैमी। और एक फर्टिलाइजेशन ऐसा है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ऊपर वाला भी एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है और नीचे वाला जो भाग है इसको भी हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। इस तरह से सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, यानी एक एंजियोस्पर्म के ओव्यूल के अंदर 2 फर्टिलाइजेशन एक साथ होते हैं, जिसको हम समेटिव रूप से क्या नाम देते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। इसको हम किस नाम से जानते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। तो व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? इट इज़ फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ एग सेल न्यूक्लियस एंड अदर मेल गैमेट विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो वास्तव में क्या चीज़ है? सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। तो ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिनगैमी में कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं। तो सिनगैमी जो है आपको ऊपर वाली स्ट्रक्चर दिख रही है, एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस, एक एग सेल का। टोटल कितने न्यूक्लियस हुए? 2। अगर क्वेश्चन आ जाए कि डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं,
तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी में 2 न्यूक्लियस, ट्रिपल फ्यूजन में कितने न्यूक्लियस है? 3। मेल गैमिट का 1 न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्ली के 2 न्यूक्लियस, तो इस तरह से हो गए 3। तो 2 तो है न्यूक्लियस एम्ब्रियो बनाने के लिए और 3 न्यूक्लियस एंडोस्पर्म बनाने के लिए, टोटल कितने हुए? 5। तो डबल फर्टिलाइजेशन के लिए 5 न्यूक्लियस जो है वो मदद करते हैं। यहाँ पर एक और डायग्राम दिख रहा है कि फर्टिलाइजेशन से पहले कितने न्यूक्लियस और कितनी सेल होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद में कितने न्यूक्लियस और कितनी सेल होती है। देखो ये जो डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम नंबर 1, इसमें आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये एक फीमेल गैमेटोफाइट का डायग्राम है। फर्टिलाइजेशन से पहले इसमें सेल कितनी है? 7। 3 ऊपर वाली एंटीपोडल सेल, 3 नीचे वाली एग एपरेटस और बीच में एक सेल यानी सेंट्रल सेल। और न्यूक्लियस कितने हैं? 8, क्योंकि ऊपर 3 न्यूक्लियस है, नीचे 3 न्यूक्लियस है, बीच में सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियस है? 2। तो इस तरह से हमने कहा कि ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो 2 न्यूक्लियस एक्स्ट्रा जुड़ते हैं। एक न्यूक्लियस तो जुड़ेगा मेल गैमिट का सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और दूसरा न्यूक्लियस जुड़ेगा मेल गैमिट का फीमेल गैमिट के साथ। अब जैसे ही मेल गैमिट के दोनों न्यूक्लियस, 2 मेल गैमिट जैसे ही फर्टिलाइजेशन करते हैं तो सबसे पहले ऊपर वाली जो एंटीपोडल सेल है वो अपने आप को डीजनरेट कर देती है, उसका न्यूट्रिशन के रूप में उपयोग में आ जाते हैं। तो ऊपर की 3 सेल विथ 3 न्यूक्लियस डीजनरेट हो गई। नीचे मैंने बताया था कि नीचे 3 सेल होती है, एग सेल और 2 सिनर्जिड्स। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है एंड एज द पॉलन ट्यूब गेट एंटर्ड इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट, सिनर्जिड्स गेट डीजनरेट। तो एग एपरेटस का जो फॉर्मेशन है वो सिनर्जिड्स के द्वारा होता है, एग एपरेटस के फॉर्मेशन जो है वो सिनर्जिड्स और एग सेल के द्वारा होता है। जैसे ही पॉलन ट्यूब की एंट्री फीमेल गैमेटोफाइट में होगी तो सिनर्जिड्स नष्ट हो जाएंगे, तो पीछे एक ही सेल रहती है, एग सेल। तो फाइनली एग सेल जो है, ये जो एग सेल थी वो एग सेल किसके साथ जुड़ी? मेल गैमेट के साथ और बनाएगी एम्ब्रियो। और इसी प्रकार यहाँ पर एक सेंट्रल सेल थी, वो भी मेल गैमेट के साथ जुड़ती है और क्या बनाती है? एंडोस्पर्म। तो अब आपको एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट जो स्ट्रक्चर दिख रही है उसमें सेल कितनी दिख रही है? 2। अब सेल 2 दिख रही है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस भी इनमें कितने होंगे? 2, क्योंकि सारे न्यूक्लियस फ्यूज होकर के अपने आप को यूनाइटेड न्यूक्लियस के रूप में बना देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने ओव्यूल के टाइप बताए। NCERT 12th NCERT जो है उसमें पहले ओव्यूल के टाइप मेंशन थे, लेकिन अब ओव्यूल के टाइप मेंशन नहीं है। तो RBSC हो या CBSE, NCERT के अंदर ओव्यूल के टाइप मेंशन नहीं थे। पहले RBSC जब किताबें चलती तो ओव्यूल के अंदर अलग अलग टाइप्स होते हैं कि किस टाइप का ओव्यूल जो है पाया जाता है किस प्लांट में। जनरली अगर जिम्नोस्पर्म प्लांट की बात करें तो उनके ओव्यूल जो है वो पाइनस को छोड़ के सभी ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस होते हैं। ऑर्थोट्रोपस का मतलब होता है ऐसा ओव्यूल जिसमें उसकी बॉडी के 3 पार्ट्स एक एंगल में होने चाहिए, एक लाइन में होने चाहिए, फनिकल्स, माइक्रोपाइल और चैलेजा। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल आपको पहला डायग्राम जो दिख रहा है वो है ऑर्थोट्रोपस। इसके अंदर देखो ये तो है माइक्रोपाइल, ये है चैलेजा और उसके बाद ये है फनिकल। ये तीनों आपको एक लाइन में दिख रहे हैं। इस टाइप के ओव्यूल को ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। ये ओव्यूल जो है वो जिम्नोस्पर्म का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है पाइनस को छोड़ के, और इसके अलावा कुछ एंजियोस्पर्म जैसे पॉलीगोना में उनमें पाए जाते हैं। दूसरा जो ओव्यूल दिख रहा है वो है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस ओव्यूल जो है वो जब ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल 180 डिग्री पर रोटेट हो जाता है तो उस समय उसकी बॉडी पूरी रोटेट हो जाती है और उसके बाद में जो ओव्यूल बनता है उसको हम कहना है एनाट्रोपस। देखो ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल जब 180 डिग्री पे अपने आप को रोटेट कर लेता है तब ऊपर का जो माइक्रोपाइल है वो माइक्रोपाइल नीचे की ओर आ गया, नीचे जो चैलेजा था वो अब ऊपर चला गया। तो ऐसी स्थिति में जो ओव्यूल बनता है एनाट्रोपस, ये जिम्नोस्पर्म में, पाइनस में और एंजियोस्पर्म में मोस्ट प्लांट के अंदर पाया जाता है। इसको हम कहते हैं एनाट्रोपस। जब इस ओव्यूल की बॉडी थोड़ी और मुड़ जाएगी तो एनाट्रोपस को हम हेमी एनाट्रोपस कहेंगे। इसके अलावा ओव्यूल की बॉडी के अंदर थोड़ा कर्व आ जाएगा तो उसको कैम्पाइलोट्रोपस कहेंगे। एम्पीट्रोपस का मतलब ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है वो घोड़े के पैर के जैसा हॉर्स शू शेप हो जाता है, तब उसको हम एम्पीट्रोपस के नाम से जानते हैं। और सिस्टेनोट्रोपस का मतलब होता है कि जो आपको पहला डायग्राम दिखता है, पहला जो आपको डायग्राम दिखता है ऑर्थोट्रोपस, ये पूरा ओव्यूल जब 360 डिग्री पर घूम के वापस उसी जगह पर उसी एंगल में वापस आ जाता है 360 रोटेट होने के बाद, तब एक सर्कल बन जाता है। यानी सीधी सी बात, जैसे मान लो कि ये अपने पास एक ओव्यूल है, इसको हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। ये ओव्यूल जैसे ही इस टाइप से रोटेट करेगा, जैसे ये ओव्यूल जैसे ही रोटेट करेगा
तो ये ओव्यूल जो है वो 180 डिग्री पे रोटेट किया, यानी जो भाग नीचे की तरफ था ऊपर चला गया, जो ऊपर की तरफ था वो नीचे आ गया। इसको तो कहते हैं हम ऑर्थोट्रोपस के बाद एनाट्रोपस। लेकिन वापस एक बार फिर 180 डिग्री पर जब रोटेट करेगा तो अब ऐसी स्थिति के अंदर ये हो गया सिरसिनोट्रोपस, यानी 360 डिग्री पर 180 पहले और 180 बाद में, यानी अब ओव्यूल आपको पहले जैसे दिख रहा है। इट हैव जस्ट सिमिलरिटी टू ऑर्थोट्रोपस, बट इसकी बॉडी 360 एंगल पे घूम गई है, जो आपको कैक्टस में देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग तरह के जो ओव्यूल्स रहते हैं, जिसको आप आराम से जो है धीरे धीरे मेरे नोट्स के अंदर पढ़ सकते हो, जो मैंने आपको समझा दी। उसके बाद में एम्ब्रियो सैक, अभी बताया था कि एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। हम एम्ब्रियो सैक को किस नाम से जानते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। एम्ब्रियो सैक की डिस्कवरी सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने की। मोनोस्पोरिक होता है एम्ब्रियो सैक, जिसको पॉलीगोनम टाइप कहते हैं। फर्स्ट वाज डिस्कवर्ड इन, सबसे पहले एम्ब्रियो सैक को जो है किस में डिस्कवर्ड हुआ, पॉलीगोनम प्लांट्स में डिस्कवर्ड किया गया था बाय स्ट्रासबर्गर, इसलिए उसको हम पॉलीगोनम टाइप्स या टिपिकल एम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं। एम्ब्रियो सैक की बात करें तो अभी बताया था, इसमें 7 सेल होती है, जैसा आपको डायग्राम दिख रहा है ये वाला। इस डायग्राम में देखो वही वापस कंडीशन जो पहले बताई, 700 सेल है और 8 जो है वो न्यूक्लियस है। अब जरूरी नहीं कि एम्ब्रियो सैक जो है हमेशा पॉलीगोनम टाइप का होता है या 7 न्यूक्लियस वाले 7 सेल वाले ही होते हैं, 8 न्यूक्लियस वाले होता है। ज़्यादातर केस में टिपिकल जो एम्ब्रियो सैक है वो एक मेगास्पोर से बनता है, यानी मोनोस्पोरिक होता है, जिसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं। बट कई प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें सेल्स की संख्या अलग अलग हो सकती है, तो पढ़ते हैं देखिए। द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट इज ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ओव्यूल ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। इट इज़ कॉल्ड मेगा गैमेटोफाइट। ओव्यूल का दूसरा नाम जो है उसको हम, एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम है मेगा गैमेटोफाइट्स। और टिपिकल एम्ब्रियो सैक इज मोनोस्पोरिक। जनरली जो 99% या 80% या उससे ज़्यादा के जो ओव्यूल्स है किसी भी एंजियोस्पर्म प्लांट में मोनोस्पोरिक है, क्योंकि उसका निर्माण एक मेगास्पोर से होता है, इसलिए उसको पॉलीगोनम टाइप कहते हैं। और ये 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला होता है। लेकिन अलग अलग प्लांट्स में, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग एम्ब्रियो सैक देखने को मिल सकते हैं। हम 3 तरह के एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ेंगे, पहले मोनोस्पोरिक, फिर बाइस्पोरिक और फिर टेट्रास्पोरिक। मोनोस्पोरिक का मतलब ऐसा ओव्यूल, ऐसा एम्ब्रियो सैक जो एक फंक्शनल मेगास्पोर से बनता है, और वो मेगास्पोर से बनेगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर 7 तो सेल होगी और 8 न्यूक्लियस होगा। इस टाइप के ओव्यूल 2 तरह के होते हैं, एक पॉलीगोनम टाइप और दूसरा होता है ओनियोथेरा टाइप। पॉलीगोनम का मतलब 3 बार माइटोसिस होगा। जैसे देखो आपको एक फंक्शनल मेगास्पोर दिख रहा है, इस मेगास्पोर में पहला माइटोसिस हुआ तो 2 न्यूक्लियस बने, दूसरा माइटोसिस हुआ तो 4 न्यूक्लियस बने, और जब तीसरा माइटोसिस हुआ तो टोटल कितने न्यूक्लियस बने, 8। और ये 8 न्यूक्लियस जो है वो आगे जाकर के 7 सेल और 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इस टाइप का जो ओव्यूल है वो मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप है। अब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें एक ही मेगास्पोर से ओव्यूल बनता है, लेकिन माइटोसिस 3 बार की जगह 2 बार ही होता है। पहला माइटोसिस हुआ 2 न्यूक्लियस बने, दूसरा माइटोसिस हुआ 4 न्यूक्लियस बने। ये 4 न्यूक्लियस जो है तीसरा माइटोसिस करने के बजाय डायरेक्टली फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, जिसके अंदर एक एग एपरेटस और एक जो है यूनिन्यूक्लिएट सेंट्रल सेल बनाते हैं। ये ऐसा एम्ब्रियो सैक है जिसके अंदर एंटीपोडल सेल एब्सेंट होती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा एम्ब्रियो सैक जो मोनोस्पोरिक होता है और जिसमें एंटीपोडल सेल एब्सेंट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओनियोथेरा टाइप। दूसरा होता है बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि एक मेगास्पोर मदर सेल जब डिवाइड होती है तो 4 मेगास्पोर सेल बनती है। मेगास्पोर 4 बनती है, 3 डेस्ट्रो हो जाती है। इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को आप ढंग से देखिए। इस डायग्राम में जो है ये वाला डायग्राम देखो, इसके अंदर देखो एक मेगास्पोर मदर सेल जब डिवाइड होती है तब कितने मेगास्पोर जो है बनते हैं, 4। इनमें से 3 मेगास्पोर यहाँ देखो डीजनरेट हो रहे हैं, एक ही मेगास्पोर बचता है। जब ये एक मेगास्पोर आगे जाकर के ओव्यूल बनाता है तो आगे जाके जब एम्ब्रियो सैक बनाता है तो इसको कहते हैं मोनोस्पोरिक। कभी कभी कुछ प्लांट में मेगास्पोर एक के बजाय 2 सर्वाइव करते हैं, तो जो एम्ब्रियो सैक बनेगा उसको कहेंगे बाइस्पोरिक। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि चारों मेगास्पोर सर्वाइव करते हैं और फिर एम्ब्रियो सैक बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं टेट्रास्पोरिक। तो टेट्रास्पोरिक, बाइस्पोरिक, ये सब इसके मेगास्पोर के डिपेंड के आधार पर होता है। तो हमने कहा कि बाइस्पोरिक का मतलब 2 मेगास्पोर जो है सर्वाइव करते हैं। इसमें जब पहला माइटोसिस हुआ तो 4 न्यूक्लियस बने, दूसरा माइटोसिस हुआ 8 न्यूक्लियस बने, और तीसरा माइटोसिस हुआ तो जो है आगे इसके अंदर जो है
ये जो 2 बार माइटोसिस हुआ तो 8 न्यूक्लियस बने और ये 8 न्यूक्लियस आगे जा करके सेम पॉलीगोनम जैसा का जैसा जो है एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। यानी बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक जैसा ही होता है, बस फ़र्क इतना है कि पॉलीगोनम 3 माइटोसिस से बनता है और ये जो है बनता है वो 2 माइटोसिस से बनता है। उसके बाद तीसरा जो एम्ब्रियो सैक का टाइप है उसको हम कहते हैं टेट्रा स्पोरिक एम्ब्रियो सैक। तीसरा जो एम्ब्रियो सैक है वो कौन सा है? टेट्रा स्पोरिक। जब किसी प्लांट में चारों के चारों मेगा स्पोर फंक्शनली एक्टिव होते हैं और वो आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं टेट्रा स्पोरिक एम्ब्रियो सैक। अब ये टेट्रा स्पोरिक एम्ब्रियो सैक अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप के होते हैं जिसको हमने नाम दिया, जैसे पेपेरोमिया टाइप्स। इसके अंदर जो है ये एम्ब्रियो सैक 16 सेल वाला होता है जिसके अंदर एंटीपोडल सेल जो है ऊपर होती है, जिसकी संख्या जो है टोटल 6 होती है। कितनी होती है? 6। बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस है जिसकी संख्या 8 होती है। फिर सिनर्जिड्स और एग सेल इनकी संख्या जो है वो 2 होती है। ये एक ऐसा एम्ब्रियो सैक दिख रहा है जिसके अंदर आपको एक एग सेल और एक सिनर्जिड दिखती है। सिनर्जिड्स की संख्या 2 की जगह 1 ही होती है। तो टोटल जो है इसको हम कहते हैं पेपरोमिया। ये आपको पेपरोमिया और जूनेरा के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा है पेनिया। पेनिया टाइप का एम्ब्रियो सैक जो है वो भी 16 सेल वाला होता है जिसमें एंटीपोडल सेल टोटल 3 होती है। इसके अलावा बीच में सेंट्रल सेल होती है जो टोटल 4 होती है। फिर एग सेल और सिनर्जिड्स की संख्या वैसे ही 3 होती है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा सेल कौन सी आ गई? लेटरल सेल। लेटरल सेल एक्स्ट्रा हो गई, जो 3 तो है लेफ्ट साइड और 3 है राइट साइड। इस तरीके से जो है यहाँ पर टोटल सेल जो है वो कितनी हो गई? 16 सेल हो गई। इसी प्रकार तीसरा जो है ओव्यूल आपको दिख रहा है फ्रिटिलेरिया। फ्रिटिलेरिया की बात करें तो ये ओव्यूल जो है इसमें भी टोटल जब माइटोसिस होगा तो टोटल 16 सेल वाला ओव्यूल बनता है। अब इस 16 सेल के अंदर देखो एंटीपोडल सेल कितनी है? 9। ये 9 एंटीपोडल सेल जो है वो 3-3 के भाग में डिवाइड हो जाती है और 3 एंटीपोडल सेल का एक ग्रुप बनाता है जिसको हम कहते हैं 3N सिंगल एंटीपोडल सेल। देखो यहाँ पर जो है इस ओव्यूल के अंदर आपको ऊपर कितनी एंटीपोडल सेल दिख रही है? टोटल एंटीपोडल सेल कितनी दिख रही है? 9। इस डायग्राम को मैं यहाँ बता रहा हूँ। इस डायग्राम के अंदर आपको ऊपर जो है एंटीपोडल सेल कितनी दिख रही है? 9। अब ये जो 9 एंटीपोडल सेल है इसमें से इनको आप 3-3 भाग में डिवाइड कर लो। तो अब एंटीपोडल सेल कितनी हो गई? ये तीनों मिला करके एक एंटीपोडल सेल, ये दूसरी एंटीपोडल सेल और ये तीसरी। बस फ़र्क इतना है कि अब ये जो एक एंटीपोडल सेल है उसमें टोटल 3 न्यूक्लियस है। तो पहले ये एंटीपोडल सेल 9 थी जो सिंगल न्यूक्लियस वाली थी, अब ये एंटीपोडल सेल कैसे हो गई? 3N हो गई, मतलब ट्रिप्लॉइड हो गई। तो इस तरीके से जो 9 एंटीपोडल सेल है वो 3 एंटीपोडल सेल में डिवाइड होती है। बस फ़र्क इतना है कि पहले वो सिंगल न्यूक्लियस वाली थी, अभी हो गई ट्रिपल न्यूक्लियस वाली। इसी प्रकार बीच में 3N सेकेंडरी सेल और N न्यूक्ली हो गई और फिर ये एग एपरेटस। तो फ्रिटिलियर टाइप का जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर 16 सेल्स होती है। वो इस टाइप से डिवाइड होती है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है 3N एंटीपोडल सेल। उसके बाद में प्लम्बेजो टाइप के अंदर आपको एक बारी माइटोसिस देखने को मिलेगा। ऐसा एम्ब्रियो सैक जिसमें चारों मेगास्पोर सेल्स जो है सिंगल टाइम माइटोसिस करेगी। तो 8 सेल वाला आपको जो है एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है जिसमें एक सेल ऊपर होती है एंटीपोडल सेल, एक सेल नीचे होती है एग सेल, 2 सेल साइड में होती है लेटरल सेल और बीच में 4 सेल होती है। फिर है एडोक्सा टाइप। एडोक्सा में भी एक बार माइटोसिस होता है जिसके अंदर आपको बिल्कुल पॉलीगोनम जैसा ही एम्ब्रियो सैक देखने को मिल रहा है। तो जैसा हमने पहले पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक देखा था, सेम ऐसा का ऐसा एम्ब्रियो सैक इधर भी देखने को मिल रहा है। तो आज का अपना जो लेक्चर था वो लेक्चर जो है वो हमारे मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस, टाइप्स ऑफ ओव्यूल और टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक कहते था। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं पहले चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो पढ़ाऊँगा कि किस तरीके से डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो बनता है, और लास्ट में मैं पढ़ाऊँगा सीड और एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनिक। ये लास्ट के जो टॉपिक है फिर हमारा पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसके साथ जो है मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी हैं जिसके अंदर मैंने नीट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई सालों से आए हुए हैं उनको मैंने पोस्ट किया है, तो उनको भी देखते रहिए और साथ ही साथ जो है कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको जो है फ़ायदा हो। धन्यवाद।